साल 2009 ये वो वक्त था जब एक मुल्क में सिर्फ 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इसके घर से एक बहुत खतरनाक किताब मिली थी। ये किताब इतनी खतरनाक थी कि इससे इस पूरे मुल्क का निजाम खराब हो रहा था। आखिरकार ये किताब कौन सी थी और इसमें ऐसा क्या मौजूद था? ये किताब कोई और नहीं बल्कि दी होली बाइबल थी। इस फैमिली के पास ये किताब मिलने की वजह से इस बच्चे को उम्र कैद की सजा देने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया था। वैसे तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंट्री में आप ना तो अपनी मर्जी का टीवी चैनल देख सकते हैं, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, और अगर आपको नॉर्थ कोरिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो उसके लिए भी आपको एक परमिट की जरूरत होती है। यहाँ पर आप सबके दिमाग में एक सवाल तो जरूर पैदा हुआ होगा कि अगर इस कंट्री में इतनी ज्यादा सख्ती है तो लोगों को इस कंट्री को छोड़ देना चाहिए और हर साल इस कंट्री को छोड़ने वालों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्तलिफ रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक साल 2016 के बाद इस मुल्क को छोड़ने वालों की तादाद कम हो रही है, लेकिन असल में ऐसा क्यों है, या फिर ऐसी कोई डार्क रियलिटी मौजूद है जिसको आप सबसे छुपाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। कुछ नया सीखो के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1945 से, जब जापान के सरेंडर के बाद कोरियन पेनिनसुला स्ट्रगल शुरू हुआ। जहां नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, वहां पर साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा था और इसी वजह से इन दोनों कंट्रीज में बहुत सी जंगें भी हुई और फाइनली कुछ सालों के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में ऑफिशियली सेपरेट हो गए। जब इन दोनों रीजन्स का डिवीजन हुआ तो नॉर्थ कोरिया के पास साउथ कोरिया से ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नॉर्थ कोरिया के किसी भी काम ना आ सके। वो नॉर्थ कोरिया जिसके पास बहुत से रिसोर्सेज थे, साल 1953 में कोरियन वार के बाद किम संग टू ने पावर अपने हाथ में ले ली और जिसने उसकी नहीं सुनी उसे या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उसको मार दिया गया। किम संग टू खुद को एक सुप्रीम लीडर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगा। उसने पूरी कंट्री में अपनी सैकड़ों स्टैचू बनवाना शुरू कर दी और नॉर्थ कोरिया के टेक्स्ट बुक्स में अपनी मर्जी की चीजें लिखवाना शुरू कर दी जिनका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं था। नॉर्थ कोरिया के टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाया जा रहा था कि किम संग टू ने अकेले ही बड़ी आसानी से पूरे जापान को हरा दिया था। नॉर्थ कोरिया के पास गोल्ड और मिनरल्स तो बहुत थे, लेकिन किम ने हमेशा कमांड इकोनॉमी का रास्ता चुना, जिसका मतलब यह है कि इकोनॉमी और बिजनेस दोनों का कंट्रोल सिर्फ किम के पास ही रहेगा। 1960 तक तो साउथ कोरिया के भी ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन 1960 के बाद सब कुछ बदल गया। 1962 में यूएसएसआर और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने जूचे फॉर सेल्फ डिफेंस की पॉलिसी अनाउंस कर दी, जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपना 3/4 हिस्सा मिलिट्री, वेपन और इस तरह की दूसरी कंपनीज को देना शुरू कर दिया और दूसरी इंडस्ट्रीज को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, जिसकी वजह से मिलिट्री वाइज तो नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्री वाइज वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा था, जबकि साउथ कोरिया में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा था। साल 1961 में जनरल पार्क चंग ही ने सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया और पूरे साउथ कोरिया की कमान अपने हाथ में ले ली। साउथ कोरिया ने जापान से इंस्पायर होकर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू कर दिया और अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसी तरह बहुत से लोग एज ए मैन्युफैक्चरर या फिर एज ए लेबर उसका हिस्सा बन गए और इसी तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी और यहाँ पर ढेर सारा पैसा आने लगा। जहाँ पर नॉर्थ कोरिया में अब भी रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त थे और सिर्फ मिलिट्री को ही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, वहाँ पर साउथ कोरिया बहुत ही ज्यादा कामयाब होने लगा। सैमसंग जैसी कंपनीज के साउथ कोरिया में एस्टेब्लिश होने के बाद ढेर सारी फॉरेन कंपनीज और कंट्रीज ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से वक्त गुजरता गया और अब नॉर्थ कोरिया दुनिया के गरीब मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो रहा है। वहाँ पर साउथ कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब अगर आज के नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो यहाँ पर बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ पर इंटरनेट बैन है और इंटरनेट के अल्टरनेटिव यहाँ के लोगों को क्वांगयोंग का एक्सेस दिया जाता है, जो कि एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसको सिर्फ नॉर्थ कोरिया की सरकार कंट्रोल करती है और उसको सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर फॉरेन मूवीज, सॉन्ग्स और फॉरेन बुक्स भी बिल्कुल इलीगल है और अगर कोई इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके पूरे खानदान को सख्त सजा दी जाती है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। अब सवाल यह है कि यहाँ के लोग इस मुल्क को छोड़ क्यों नहीं देते? इसका जवाब यह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों का मुल्क छोड़कर जाना भी बैन है अंटिल वहाँ की गवर्नमेंट आपको खुद जाने का परमिट ना दे दे, और ऐसा बहुत ही कम होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग यहाँ से लीगली बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो सब इलीगल ट्रैफिकर से कॉन्टेक्ट करते हैं जो इनको एक से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागते हैं उनके पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं, जिनमें साउथ कोरिया, रशिया और चाइना शामिल हैं। अगर नॉर्थ कोरिया से भागने वाला कोई इंसान कामयाब हो जाए, अगर वो साउथ कोरिया में भाग जाता है तो साउथ कोरिया की सरकार कुछ स्टेजेस के बाद उनको एक नई लाइफ शुरू करने के लिए सिटीजनशिप ऑफर कर देती है। किम जी योंग नाम के एक आदमी ने 31 साल की उम्र में नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में एस्केप किया था। इस आदमी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि साउथ कोरिया में घुसते ही साउथ कोरिया की
सिक्योरिटी एजेंसीज ने इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की ताकि वो ये कन्फर्म कर सके कि ये इंसान जासूस तो नहीं है। इसके बाद इसको हानावोन नाम के एक इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है ताकि वो साउथ कोरिया के तौर तरीके सीख सके। इसके बाद उनको सरकारी रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनको गाइड किया जाता है और उनको मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट बनाकर दिया जाता है। इस तरह वो लोग साउथ कोरिया के एक शहरी बन जाते हैं। साउथ कोरिया तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करता है, लेकिन अगर यही लोग साउथ कोरिया के बजाय चाइना जाए तो चाइना इनको एक्सेप्ट करने के बजाय वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है। इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया की सरकार उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है। भागने वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साउथ कोरिया होता है। अगर हम ग्राफ को देखें तो साल 2016 में 1418 लोग, 2017 में 1127 लोग, 2018 में 1137 लोग, साल 2019 में सिर्फ 1047 लोग ही नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो सके। लेकिन साल 2020 में कोविड आने के बाद इस मुल्क से भागना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि सब कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि हर साल इस मुल्क को छोड़ने वालों की तादाद कम क्यों होती जा रही है। इसकी असल वजह यह है कि कोविड के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल बंद कर दिया है। साल 2020 में तमाम टूरिस्ट की एंट्री को भी बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से यहाँ का इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल जीरो हो चुका था। इतने सख्त रूल्स बना दिए गए थे कि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी को एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो उसके लिए भी एक स्पेशल परमिट की जरूरत होती थी। अगर किसी तरह कोई नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंच भी जाए तो वहाँ पर इतनी बड़ी फेंसेस लगी होती हैं कि उनको पार करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और बॉर्डर पर मौजूद तमाम सिपाहियों को खुली छूट दी गई है कि अगर वो किसी को भागते हुए देख लें उसको गोली मार सकते हैं। इस कंट्री से बाहर निकलना तकरीबन इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।